हाँ बेटा, वीडियो नंबर 2। बेटा इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ाया था मानक वेस्टर्न सेल, विद्युत भाग बल का मापन, उसमें होने वाली समस्याओं का कैसे निराकरण करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विद्युत वाहक बल व गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी में संबंध। विद्युत वाहक बल यानी ई सेल, गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल जी में संबंध है ना। क्या संबंध है? तो इसमें एक रिलेशन है, डायरेक्ट अपन निकाल के बता रहा हूँ मैं। कहता है कि स्थिर ताप व दाब पर किसी सेल द्वारा उत्क्रमणीय रूप से किया गया वैद्युतीय कार्य W मैक्सिमम, ताप व दाब अगर स्थिर हो तो किसी सेल द्वारा उत्क्रमणीय रूप से किया गया जो कार्य होगा W मैक्सिमम, वो सेल द्वारा प्राप्त विद्युत धारा की मात्रा यानी कि F, विद्युत धारा की मात्रा F फैराडे तथा सेल विभव E सेल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी W मैक्सिमम बराबर बेटा NF E सेल, जहाँ N किसी सेल में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लिए कितने दिए वो है। F फैराडे जो विद्युत धारा की मात्रा है, ई सेल उस सेल का विद्युत भाग बल, इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी सेल द्वारा उत्क्रमणीय रूप से किया गया अधिकतम वैद्युतीय कार्य उस सेल में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा और उस सेल के विद्युत भाग बल के गुणनफल के बराबर होता है। यानी W मैक्सिमम बराबर NF E सेल, पहला समीकरण आपके सामने। दूसरा कि सेल द्वारा उत्क्रमणीय रूप से किया गया अधिकतम वैद्युतीय कार्य, कोई भी सेल है उसके द्वारा किया गया अधिकतम वैद्युतीय जो कार्य होगा वो गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी, गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी यानी कि माइनस डेल जी के बराबर होती है। यानी W मैक्सिमम बराबर माइनस डेल जी। तो W मैक्सिमम NF E सेल के भी बराबर है और किया गया अधिकतम वैद्युतीय कार्य गिब्स ऊर्जा में होने वाली कमी के बराबर भी होता है, माइनस यानी कमी। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दी। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर माइनस डेल जी बराबर NF E सेल, माइनस डेल जी बराबर NF E सेल, या डेल जी बराबर माइनस इधर से इधर आ गया, डेल जी बराबर माइनस NF E सेल। अगर मानक परिस्थितियां हों तो डेल जी नॉट बराबर माइनस NF E नॉट सेल। समझ में आती है आपको? जहां डेल जी का मतलब क्या है, डेल जी बराबर यानी और डेल जी नॉट बराबर, तो इसको कहते हैं गिब्स ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, इसको कहते हैं मानक गिब्स ऊर्जा। तो ये तो है गिब्स ऊर्जा और इसका नाम है मानक गिब्स ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, मानक परिस्थिति में लगे तो मानक गिब्स ऊर्जा और इसका नाम है केवल गिब्स ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा। ठीक है, डेल जी नॉट, ये फर्क होता है दोनों के अंदर। ये मेरा एक रिलेशन निकल के आया, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल, डेल जी इक्वल टू माइनस NF E सेल। ठीक है, अब इसके बाद इस रिलेशन के बाद एक बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं, वो है नैनसर्ट समीकरण। इसको मुझे क्यों पढ़ाना पड़ा? क्योंकि उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी बेटा, है ना। ये रिलेशन आया कैसे वो बताया मैंने, फुल डेरिवेशन। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? वो नैनसर्ट समीकरण में पड़ेगी। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, अब है नैनसर्ट समीकरण। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा। नैनसर्ट समीकरण, एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। नैनसर्ट समीकरण क्या होता है, क्यों दिया गया, क्या हो गया, है ना। मैंने रख दिया सामने, देखिए नैनसर्ट बेटा। नैनसर्ट एक वैज्ञानिक है, पहली चीज़ तो नैनसर्ट एक वैज्ञानिक है। उसने किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव और किसी विद्युत रासायनिक सेल का EMF यानी सेल विभव, ई सेल, एक ही बात है,
ज्ञात करने के लिए एक समीकरण दिया था। वो क्या कहता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा ताप 298 केल्विन हो, टी की वैल्यू 298 केल्विन, और जो धातु आयन है उसकी विलयन की सांद्रता 1m हो ना, जरूरी नहीं है। ये 1m से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ताप कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ताप जरूरी नहीं है कि 298 केल्विन हो और जो धातु आयन विलयन है उसकी सांद्रता 1m हो, मतलब परिस्थितियां मानक हो। अगर मानक परिस्थितियां ना हो तो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव और उस सेल का विद्युत भागबल ज्ञात किस तरह से किया जाएगा, उसका क्या सूत्र है, उसके लिए नैनसेट ने एक समीकरण व्युत्पन्न किया था बेटा। वो क्या कहता है, अगर परिस्थितियां मानक हो बेटा तो उस परिस्थिति के अंदर तो एक सूत्र है, मानक परिस्थिति में ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तब सूत्र लगेगा जब परिस्थितियां मानक हो, तो उस परिस्थिति में सेल का विद्युत भागबल इस सूत्र से ज्ञात कर लूंगा। लेकिन मानक परिस्थितियां ना हो तो उस परिस्थिति में किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, उसके लिए नैनसेट समीकरण दिया। तो ध्यान से पढ़ो, किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव व सेल का विद्युत भागबल ई सेल भिन्न भिन्न सांद्रता तथा ताप पर ज्ञात करने के लिए नैनसेट ने सेल विभव, परम ताप, इलेक्ट्रोड की प्रकृति आर के बीच संबंध दिया, जो नैनसेट समीकरण कहलाता है। इनके बीच एक संबंध है, तो पता लगेगा आपको जब मैं बताऊंगा। उसको नैनसेट समीकरण कहा जाता है। माना किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनी सेल में, वो क्या कहता है कि माना किसी उत्क्रमणीय गैल्वेनी सेल में एक सामान्य सेल अभिक्रिया है ना, एक सामान्य सेल अभिक्रिया हो रही है, निम्न हो रही है। माना कोई सेल है, उसके अंदर एक सामान्य सेल अभिक्रिया हो रही है, N1A प्लस N2B रिवर्सिबल M1C प्लस M2D। माना किसी विद्युत रासायनिक सेल के अंदर निम्न सेल अभिक्रिया हो रही है, जहां बेटा A और B क्रियाकारक हैं, C और D उत्पाद हैं, N1 N2 A व B के मोलों की संख्या है, M1 M2 C व D के मोलों की संख्या है। ये क्रियाकारक, ये उत्पाद, ये इनके मोल जो आगे लगे हुए हैं। मैं नैनसेट समीकरण की व्युत्पत्ति कर रहा हूँ, उसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। गैल्वेनी सेल में निम्न सेल अभिक्रिया हो रही है, क्रियाकारक उत्पाद में बदल रहे हैं। ये सेल अभिक्रिया जो सेल के अंदर संपन्न हो रही है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से, हमने 11th में पढ़ा था, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से साम्य स्थिरांक के बराबर, जब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से लिखते हैं तो साम्य स्थिरांक लिखते हैं। तो जब भी हम साम्य स्थिरांक लिखते हैं वो साम्य अवस्था की स्थिति में होता है। अगर साम्य अवस्था स्थापित न हो तो साम्य स्थिरांक की जगह अभिक्रिया भागफल लिखा जाता है, जिसको Q से निरूपित किया जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अगर साम्य अवस्था स्थापित ना हो तो अभिक्रिया भागफल लिखूंगा Q। साम्य अवस्था की स्थिति में साम्य स्थिरांक K, या इसको Kc भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। सांद्रता के रूप में साम्य स्थिरांक K या Kc। तो जब भी द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाएंगे, पहले उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान लिखेंगे, बाद में क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान लिखेंगे। तो हमने ये गलती, यहाँ पहले उत्पाद आएगा यानी C, यहाँ आएगा D, यहाँ आएगा A, यहाँ आएगा B। तो पहले उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, इनकी मोल M1, इसके मोल M2, इसके मोल N1, इसके मोल N2। तो ये सक्रिय द्रव्यमान, ये सांद्रता को निरूपित करने का तरीका। पहले हमने उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान लिखा, फिर लिखा क्रियाकारक का, ये साम्य स्थिरांक के समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो साम्य स्थिरांक द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से आपके सामने लिख दिया। फिर ऊष्मा गतिकी से एक टॉपिक है, ऊष्मा गतिकी से एक सूत्र है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऊष्मा गतिकी से डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ये ऊष्मा गतिकी में एक सूत्र है। गिब्स ऊर्जा और मानक गिब्स ऊर्जा के बीच संबंध है। डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। डेल जी
गिव्स मुक्त ऊर्जा, डेल जी नॉट मानक गिव्स मुक्त ऊर्जा, आर गैस नियतांक, टी परम ताप, है ना, और के साम स्थिरांक, के साम स्थिरांक है, एल एन नेचुरल लॉग प्राकृतिक लघु गुणक है बेटा, एल एन आती है बस समझ में। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया नैनसेट समीकरण। किसी भी सांद्रता किसी भी ताप पर अगर मुझे किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव या सेल का विद्युत भागबल ज्ञात करना है तो उसके लिए एक संबंध व्युत्पन्न किया जिसे नैनसेट समीकरण कहा जाता है। किसी गैल्वेनी सेल में होने वाली ये सेल अभिक्रिया है, उस पर द्रवणपाती क्रिया नियम में लागू कर चुका हूँ। और ऊष्मा गतिकी से एक सूत्र होता है डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आर क्या है, टी क्या है, के क्या है, डेल जी नॉट क्या है, डेल जी क्या है, वो मैं आपको बता चुका। अब आगे चलते हैं।